है। इसके मुसन्निफ अली अकबर नातिक हैं और इसके मॉडरेटर जनाब मोहम्मद हनीफ साहब हैं। मैं मोहम्मद हनीफ साहब और अकबर नातिक साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। जी, अली अकबर नातिक साहब। जी, अली अकबर नातिक साहब। सर, आप कह रहे हैं अली अकबर नातिक साहब। जी, वो आ रहे हैं। तशरीफ़ रखिए। जी, मोहम्मद हनीफ साहब। मोहम्मद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे आज के मॉडरेटर मोहम्मद हनीफ साहब हैं। इस सेशन का दौरानिया भी 30 मिनट है। मोहम्मद हनीफ साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको देती चलूँ। आप सहाफ़त के मैदान में एक बेबाक और निडर सहाफ़ी की हैसियत से जाने जाते हैं। एयरफोर्स एकेडमी को खैरबाद कहने के बाद आपने सहाफ़ती मैदान में तबाह आजमाई की। आपने न्यूज़ लाइन, इंडिया टुडे और द वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते रहे। इन दिनों BBC उर्दू सर्विस के नुमाइंदे खुसूसी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी मोहम्मद हनीफ साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सेशन का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है आपको? चूँकि वक्त कम है तो इसलिए हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अली अकबर नातिक जो हैं वो उर्दू ज़ुबान के हैरान कर देने वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने इनका काम पढ़ा है वो ये जानते हैं कि बहुत कम ऐसे राइटर्स जो है इस जनरेशन में पैदा हुए हैं। कहानियाँ लिखते हैं। उनकी कहानियों का एक मजमुआ आ चुका है जिसका नाम है कायम दीन, और उसका जैसे ही वो छपा है उसके फ़ौरन बाद ही उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा जो है वो भी आ गया है। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि एक कहानी मैंने भी इनके तर्जुमा की है। अंग्रेज़ी में इसका नाम है व्हाट विल यू गिव फॉर दिस ब्यूटी। अगर आप लोग उर्दू में पढ़ते हैं तो इनको उर्दू में पढ़िए, और अंग्रेज़ी में अगर पढ़ सकते हैं तो ये किताब मौजूद है, वो लीजिए। उसके अलावा ये शायर भी हैं और बड़े बड़े जो शायर हैं वो भी इनसे पनाह मांगते हैं। याकूत के वर्क और बेयकीन बस्तियों में इनके 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं। और ये जो हमारे हाथ में है इस वक्त, ये नौलखी कोठी, ये इनका पहला नावल है जो अभी अभी शाया हुआ है। और मैं एक किताब जो है अपनी कोई इखलाकी ज़िम्मेदारी समझ के नहीं पढ़ता। मैं किताब सिर्फ़ इसलिए पढ़ता हूँ कि अगर मुझे वो मज़ा दे। और जैसे ही मैंने ये किताब खोल के पढ़ना शुरू की तो मैं आखिर तक इसको पढ़ता ही चला गया, और आखिर में जो थोड़ा सा खलिश रह जाती है कि ये किताब ख़त्म क्यों हो गई इतनी जल्दी। तो नातिक साहब, कहानियाँ आप लिख रहे थे और शायरी कर रहे थे, तो साथ साथ ये पहले से चल रहा था कि नावल लिखना है, या क्योंकि दोनों मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं? मेरे ख़्याल में ये दोनों मुख्तलिफ़ तरह के काम नहीं हैं, लेकिन उसमें यह है कि अफसाना कोशिश की जाती है। हम देखते हैं आजकल के कारी, आज का उसके पास वक्त कम है तो छोटी कहानी जो है वो उसको पेश कर दी जाए जल्दी उसका। अच्छा, ये कोई ये भी नहीं कि हमको बहुत बड़ा काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं और इसमें बड़ा इंसानियत का फ़ायदा है। बस एक है कि जैसे आपने फ़िल्म देखी, मज़ा लिया, जिसमें आपने और उसमें उसके अंदर ही वो महजूज होने के साथ साथ एक आपको सबक भी आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक आर्ट है। आर्ट में आप इंसान को लुत्फ़ भी देना चाहते हैं और उसको कुछ और भी कि माशरे में क्या हो रहा है वो उसके साथ वो भी पेश कर दिया जाता है।
तो मैंने समझा था काफ़ी 2-3 साल 4 साल पहले की बात है कि मेरे दिमाग में पूरा एक प्लाट था जिसको मैं पहले तो कोशिश करता रहा कि इसको एक अफसाने में ले आऊं, लेकिन वो प्लाट इतना बड़ा था कि मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद वो मुझसे संभल नहीं पाया। फिर मैंने कहा कि इसको जो है ना वो पूरा एक नावल बनाते हैं, और वो अभी भी अगर मैं चाहता तो इसमें 600-700 सफ़ा, आपको पता ही है इसके अंदर जितनी कुछ चीज़ें हैं, तो वो और, लेकिन मैंने बहुत इसको समेटा और ये चीज़ आपके सामने है। और मुझे मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये इस वक्त ये मार्केट से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 महीने पहले ये आया था, तो अभी 10-20 कापियाँ यहीं पे हैं, बाकी वो नावल यानी पहला एडिशन इसका। तो प्लॉट पहले आया था ज़हन में, कहानी पहले आई थी आपको? कहानी मेरी, मैं जब तक कहानी नहीं आती मैं कुछ नहीं लिखता। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कहानी ना हो तो मैं लिखना शुरू कर दूं, ये मैं कर ही नहीं सकता। जब तक पूरा, फिर मैं उस कहानी को अपने ज़हन में करता रहता हूँ, तो जब मुझे उसका शुरू दरमियान आखिर हर चीज़ क्लियर हो जाती है, फिर मैं कलम पकड़ लेता हूँ। फिर मेरे ख्याल में मैंने इसको कुछ 6 माह में मुकम्मल कर दिया था, और 2-3 महीने फिर उसके मैं नोक पलक संवारने में लगा दिए। उसके अलावा मैंने इस पर, यह नहीं है कि 4 साल मसवदा पड़ा रहा, फिर मैंने देखा, फिर फाड़ दिया, फिर ये मेरी आदत नहीं है फाड़ना। और मैं कहानी जो है, मैं सिर्फ 2 लाइनों में आपको बता दूं कि प्री पार्टीशन इंडिया में फ़िरोज़पुर एक ज़िला है पंजाब का, जो कि लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, वेस्ट पंजाब से, वो भी फ़िरोज़पुर के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, अपने बुज़ुर्गों से जानते रहते हैं। तो कहानी जो है, वहाँ पे एक मर्डर होता है और उसके बाद कहानी शुरू होती है। तो एक तरह से जो बहुत पुरानी कदीम कहानी है, एक रिवेंज स्टोरी है कि बदला जो है वो कैसे लिया जाता है। मैंने इसको इस तरह से पढ़ा, हालांकि एक ये तारीख़ी नावल है। इसमें जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसकी भी कहानी है। एक इसमें दूसरे कैरेक्टर जो है वो एक मौलवी साहब सुबह सुबह उठते हैं और भूख लगी होती है रोटियों की तलाश में, और एक जो है उसमें अंग्रेज़ कैरेक्टर है जो ब्यूरोक्रेट बन के आता है, और वो अपने आप को समझने की और इस इलाके को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आप कुछ फ्लेवर देने के लिए कुछ पढ़ के सुनाएंगे? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कौन सी जगह से पढ़ूँ, लेकिन कहानी ये मतलब उलझी हुई है ऐसे कि वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जितनी देर में मैं इसको तलाश कर लेता हूँ, आप उतनी देर में कोई और बात कर दें। चलिए, तो मैं बिल्कुल अच्छी बात। 2 बातें मैं और नातिक के बारे में बताता चलूँ। एक तो ये है कि ये मेरे ग्राही हैं, ये भी उकाड़ा के हैं, मैं भी उकाड़ा का हूँ, ये भी एक गांव के हैं, मैं भी एक गांव का हूँ। इन्होंने मेरा गांव देखा हुआ है, मैंने इनका गांव देखा हुआ है, और हमारे बड़े बूढ़ों को कभी शक भी नहीं होगा था कि उकाड़ा से एक जो है वो राइटर निकलेगा, तो 2 जो है वो निकल आए हैं ना। उससे पहले उनका ख्याल था कि हाजी बुगो है मौलाना शफी उकाड़वी जो है वो, उनका ख्याल था कि उकाड़ा की सबसे बेहतर एक्सपोर्ट है। लेकिन उसके बाद से और अली अकबर नातिक जो है, उससे पहले किताबें लिखने से पहले ये मेमार का काम भी करते थे, और इनकी स्पेशलिटी जो थी, जो इन्होंने मुझे बताया, सच या झूठ, वो ये कि मस्जिदें जो बनाने का काम जो है, जो आपने मुल्क में इतनी सारी मस्जिदें बनती हुई देखी होंगी बड़ी खूबसूरत, तो उनमें काफ़ी हिस्सा जो है इन्होंने भी डाला है। तो मैं एक तरीके से आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था, और ये संजीदा सवाल है, वो ये है कि जो एक इमारत बनाना है और किताब लिखना जो है, उसमें कोई मुमासलत है, उस काम से आपको इसमें मदद मिली? ये बहुत बहुत बड़ी मुमासलत है। मैं इससे पहले एक छोटा लतीफ़ा है, 1-आधे मिनट का होगा, कि हमारे गांव में तबलीगी जमात वाले आ गए, तो वो मौलवी, उन्होंने एक सबक रटा होता है कि ये किसने बनाया या ये किसने बनाई। वो एक पठान खड़ा हो गया, वो कहने लगा ये खजूरें किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। ये ज़मीन किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। ये फ़लाँ किसको बनाया? अल्लाह ने। तो वो उसने अचानक कह दिया ये मस्जिद किसने बनाई? मैंने कहा मैंने बनाई। तो वो कहने लगा नहीं, दीन में मजाक नहीं चलता। वो 7 लड़के बैठे थे, उन्होंने कहा मौलवी साहब इसी ने बनाई है। तो वो उसका जो आगे था उसने कहना वो भूल ही गया कि मैं उसने क्या कहना है। तो इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त हैं, वो शराज हैदर, डायरेक्टर जनरल रेलवे हैं आजकल। वो उन्होंने कहा कि नातिक साहब
मैंने मकान बनाना है और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा मकान पाकिस्तान में ना हो। हमने कहा चलो हम मिलके बनाते हैं। तो मैंने वो मकान, अब उसकी दूसरी मंजिल भी तैयार हो चुकी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा मकान पहले नहीं होगा। और वो हम जल्दी उसको 2-2.5 महीने के बाद उसका वो लोगों को वो दावत दी जाएगी कि उसको देखें। और मेरे ख्याल में वो एक ऐसा, वो उसमें सिर्फ हाथ का काम है कि ईंटें हाथ से तराश के, तो वो मैंने एक कोशिश की है कि उसको बनाया जाए, तो वो बना लिया हमने और आखिर में उस पर काम है इंशाअल्लाह ताला। वो ये इसी तरह का काम होगा। और आपसे कहा जाएगा कि इसको पर कोई मजमून लिखें ताकि देखें कि ये कैसा बन रहा है। बहरहाल कुछ मिला तो, आपको? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको, ये है कि वो विलियम जो है असिस्टेंट कमिश्नर, वो जाता है एक गांव में जहां कत्ल हुआ है। तो उस गांव में जाके वो पूछता है कि भाई विलियम नीचे उतरकर आहिस्ता रवि से चलता हुआ बुड्ढों के करीब आकर रुक गया, जबकि संतरी बंदूकें थामे वहीं अलर्ट खड़े थे। इसी तरह इंस्पेक्टर मित्रा विलियम के पीछे तमीज़ से खड़ा हो गया। इस गांव में गालबन पहली दफ़ा किसी गोरे की आमद हुई थी, इसलिए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हत्ता कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि फरंगी से डरने का तरीका क्या है। बस बिड़बिड़ उसे देखने लगे। कुछ बच्चे डर के घरों को भाग गए और कुछ दूर जा खड़े हुए, जैसे महफूज जगह पर बैठकर तमाशा देखना चाहते हूँ। विलियम ने चंद लम्हे में पूरे गांव का जायजा ले लिया था। सामने के घर में एक कीकर का दरख्त भी था, जिस पर जर्द फूलों की इतनी बहुतात थी कि वो पेड़ ही सोने का लगता था। इसी कीकर पर एक कबूतर उड़ाने वाली छतरी पर कबूतर भी बैठा हुआ था। ये सब विलियम को इतना दिलकश लगा कि वो चंद लम्हे हर चीज़ से बेनियाज उसी खूबसूरत मंजर में खो गया। विलियम ने आगे बढ़कर अस्सलाम वालेकुम कहा और खड़े होकर गांव पर एक भरपूर नज़र डालने लगा। उसके इस अमल के दौरान वहां लोग जमा होने लगे, मगर अक्सर दूर ही अपने दरवाज़ों से झांका तानी में लग गए कि न जाने अभी कौन सी क़यामत आ जाए। विलियम कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गया। अपनी स्टिक उसने चारपाई के सराहने से लगा दी। इस दौरान जो 10-12 लोग वहाँ आन खड़े थे, उनमें से एक बुढ़े से मुखातब होकर बोला, बाबा हमने सुना है इस गाँव का आदमी कत्ल हुआ है। बुढ़ा नहायत तमीज़ से आगे खड़ा हुआ और बोलने लगा, हजूर चिराग दिन बिल्कुल बेगुनाह मारा गया, हाथ बांध कर जो हल्के राशा से कांप रहे थे। सरकार सिखों ने मार दिया। बेचारे की एक यतीम बेटी है और बीवी रहमत बीबी बेवा हो गई। हम उसकी बीवी से मिलना चाहते हैं, विलियम ने स्पार्ट अंदाज में कहा। सरकार वो 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती, बुढ़े ने वजाहत की। अब वो 40 दिन तक पर्दे में रहेगी। बेचारी का खामद जो ना रहा, तो क्या उनका कोई और रिश्तेदार नहीं? अगर कोई रिश्तेदार है तो उसे बुला लाओ, हम उसी से बात कर लेंगे, विलियम ने तहम्मुल से कहा। हजूर काली कसूर से उसका बहनोई मौलिक करामत और चिरागदीन की बहन शरीफा आई है। बेचारी पीटते पीटते बेहोश हुई जाती थी। कर्म वाली का एक ही भाई था, सिखों ने मार दिया। जनाब जुल्म हो गया आपकी सरकार में। सौदा सिंह ने अंधेर नगरी मचा रखी है। साहब बहादुर उसने सारे अंग्रेज़ी कानून फेल कर दिए। विलियम ने देखा कि बुढ़ा ज़्यादा ही बोलने लगा है। दरअसल इसके नर्म रवैये ने इसे कुछ हौसला दे दिया था, इसलिए वो अर्ज़ो मारूफ से बढ़कर सरकार की तंज पर उतर आया था। ये बात हुकूमत के वक़ार के ख़िलाफ़ थी। उसे इस तरह बोलते देखकर दूसरे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मजमे की शक्ल में उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। विलियम की ये बात नागवार गुजरी। वो इंसाफ का कायल तो था, लेकिन मुकामी लोगों के साथ फासले की कमी मंजूर न थी। चुनाचे बोला, बुढ़े ज़्यादा बातें मत बनाओ, जाओ मौलवी करामत को बुला लो, सरकार इस कत्ल का पूरा इंसाफ करेगी। विलियम के सपाट और दो टोक रवैये ने बुढ़े को अपनी औकात में कर दिया। वो इस अचानक सर्दमेरी पर बौखला गया और खसियाना सा होकर पीछे हट गया। इस सूरत हाल में उसका राशा मजीद बढ़ गया। बुढ़े को पीछे हटते देखकर दूसरे लोग भी जल्दी से पीछे सिरक गए, जो चंद लम्हे पहले विलियम पर साया किए खड़े थे। इसी असना में एक लड़का भागता हुआ मौलवी करामत को बुला लाया। मौलवी करामत सहमे हुए अंदाज में लोगों को नज़रअंदाज करके विलियम की तरफ जाने लगा। मजमा अब छट चुका था, बल्कि अक्सर लोग अपने घरों के दरवाज़ों पर जा खड़े हो गए।
इस अरसे में विलियम एक तमकन से अपनी बैत को चारपाई के पाए से आहिस्ता आहिस्ता मारता रहा। मौलवी करामत 2 कदम दूरी से सलाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। गालिबन उसे लड़के ने बुढ़े को साहब की तरफ से पलाई जाने वाली डांट की इतला भी कर दी थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही मोहतात नज़र आ रहा था और साहब के बोलने का इंतज़ार करने लगा। वैसे भी मौलवी करामत इस गांव के लोगों से ज़्यादा मामले की ऊंच नीच समझने वाला था, क्योंकि थोड़े बहुत एक किताबी इल्म ने उसे मामला फहमी का इदराक दे दिया था। इसलिए वो पिछली 3 पुश्तों से कसूर में अपनी इमामत बचाए हुए था। जैसे ही मौलवी करामत नज़दीक पहुंचा, विलियम ने उसे मुखातब किया, खूब आप मौलवी करामत हैं। विलियम ने सिनसार से मुतासर होकर गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपका ग़ुलाम और अंग्रेज़ सरकार का नाम लेवा करामत ही हूँ। मौलवी कराम ने सारे जिस्म की आजिज़ी चेहरे पर समेटते हुए जवाब दिया। थैंक यू। वो हमें बता रहे हैं कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी मैं सवाल करता हूँ और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी। फ़िरोज़पुर जो है और जो उसकी लोकेशन है जहाँ पे ये कहानी बनती है, उसकी आपको उसकी जो है बाकायदा सफ़े पे से स्मेल आती है उस जगह की। धूप जो है वहाँ पे सर्दियों की जो है उसको आप महसूस कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग धूप में बैठ के सर्दियों में नमकीन पतली लस्सी पीते रहते हैं इसमें बैठ के। फ़िरोज़पुर जो है वो क्यों आपने चूज़ किया? वो इसलिए कि पहले तो ये है कि मैं नेस्ले में कुछ देर काम करता रहा हूँ, उनके लिए दूध मांगता फिरा हूँ बॉर्डर एरिया पे। तो 1996 में ये मैं बॉर्डर पार कर जाता था, और वो हमारे चूँकि आबा अजदाद वहीं फ़िरोज़पुर से धक्के खा के इधर आए थे, तो मैं वालिद साहब और दादी ने जो मुझे बताया था कि हमारा ये इलाका है वो इलाका, तो मुझे वहाँ जाने का तो मैं घुस जाता था, और वहाँ से अक्सर लोग चले जाते थे इधर उधर से बात खरीद फरोख्त भी करते थे। तो वो इलाका मैंने पूरे का पूरा ऑब्ज़र्व किया। वहाँ जलालाबाद जो तहसील थी, वहाँ गुरुवर साहब, वो मुझे बहुत हांट करती थी, उनकी कहानियाँ जो वो सुनाते थे। तो वो मैंने पूरा इलाका जो था वो 3 साल में रहा, तो 3 साल में मैंने वो सारा इलाका उधर जाके वो देख रहा था। एक तो वो किताब में एक तो ये कहानी चल रही है रिवेंज की, साथ साथ जो है पार्टीशन करीब आ रही है। एक मतलब जो है मौसम चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, और इसमें सबसे एक मज़ेदार और अजीब व गरीब सीन है कि इसमें जैसे फ़िल्मों में मेहमान अदाकार होते थे, तो इस नावल में एक मेहमान अदाकार हैं, वो हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिनका मेरा ख्याल है 2.5 सफ़े का एक सीन है, और उससे पहले और उसके बाद जो है वो नज़र नहीं आते। तो ये कैसे ख्याल आया कि इतना ही रखना है और इससे आगे? देखें, ये बिल्कुल सही वाक़या है। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप पर ये मुकदमा चलेगा और आपको जनाब लटका देंगे, मैंने कहा बात करें फिर ये और भी पर्दे बड़े खुलेंगे इस तरीके से अगर कोई मेरे साथ ये बात करेगा। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी से लिखा और ये रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। दूसरा ये है कि ये मैंने इतना ही क्यों रखा, वो इसलिए कि चूंकि मैं जना पर ये लिख ही नहीं रहा था। सही है। तो जना के बीच के अंदर जो भी इसमें सिस्टम है कि हमने मुस्लिम लीग ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो जिस तरह से कर दिया वो मैंने बता दिया कि इस तरह से हमने जनाबी फलां फतह हासिल की है। तो उसमें जना साहब अगर बीच में कुछ, जना साहब मैं तो नहीं समझता कि वो कोई पैगंबर थे, जो उससे हुआ उस वक्त के हिसाब से उन्होंने भी कर दिया कुछ ना कुछ हेरा फेरी। तो वो जना साहब को भी मतलब रखा हुआ था अंधेरे में, वो साहब ने, नवाब इफ्तिखार ने, तो उसमें आ गया। तो ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर कोई मुझसे सबूत मांगे, ये मुझे बताएं, आप ये कहते हैं लिखा आपने नॉवल है, ये कहानी है, इसरार आपका है कि ये सच है, ये एक आपको लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन का ये है कि जब भी आप लिखते हैं ज़ाहिर मुआशरे में आप किरदार फैले हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट तरह से, तो उन किरदारों को इकट्ठा करके तो आप एक कहानी बना देते हैं। तो उसमें कुछ हकीकी किरदार भी आ जाते हैं, कुछ राइटर की बदमाशी भी होती है, कुछ ना कुछ वो आपको तो आपसे ज़्यादा कौन पता है इन चीज़ों का। अच्छा, इसमें जो कहानियाँ चलती हैं वो हमने तो कुछ सुनी हुई हैं बड़ों से, जैसे फ़िरोज़पुर का आपने बताया, वहाँ के लोगों की प्री पार्टीशन में पंजाब का जो माहौल था, सिखों के साथ जो उनका वो रिश्ता था, एक जो मेन किरदार इसमें है वो है अंग्रेज़, ठीक है ना, जिनके बारे में हमने सिर्फ या तो फिल्मों में देखे हुए हैं या कभी जाते हैं बाहर तो नज़र आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपने
उस किरदार को कैसे बनाया? वो मुझे रिनाला में चलता फिरता मिला था, शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि वो बुढ़ा था 78 का के करीब वो, तो वो आपको सारा बाब में आपने मौजूद है, तो वो मुझे बहुत हांट किया। ये रिनाले का एरिया, ये नहरों का एरिया और ये पूरा एक, तो आप अगर रिनाला के चले जाएं अंदर तो आप समझ लें कि आप यूरोप के किसी ऐसे कम्यून में चले गए हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह। तो वो वहाँ पे मुझे वो, तो उसने फिर मुझे, तो बीच में वो अमीर सुबानी का किरदार और वो सारा, तो वो मैंने रिलेट कर दी सारी चीज़ें, और एक दूसरे से पहले भी वो जुड़ती थी। आपको पता है कि वो गुलाम हैदर के बारे में कुछ केस्टें भी चल रही हैं वो, तो वो सारा मिलता था। तो उसमें मुझे बहुत फैसिनेट की वो चीज़। तो अभी मैं ख्याल में कोई 150 बंदा वो देखने के लिए पहुंचा है कि ये जगह कौन सी है, वो कौन सी नौलखी कोठी क्या है वो। तो वो मेरा एक दोस्त है शहजाद लाला, वो कोई भी मुझसे फ़ोन करके पूछता है तो मैं कहता हूँ काड़े उससे मिल लो। तो उसने कहा भी मैंने अपना नंबर बदल लिया है, मैं एक तो मुझे चाय पिलानी पड़ती है, यहाँ खाना खिलाना पड़ता है, दूसरे दिन कोई आ जाता है मुझे नौलखी कोठी दिखाओ। उकाड़ा की रिवायती मेहमान नवाजी है जी। वो एक आखिरी में सवाल पूछता हूँ फिर आपसे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि टाइम जो है वो कम है। एक हर नावल में जो है कुछ रोमांस होता है, कुछ बच्चे नहीं बैठे हुए, तो उसमें यह है कि तो उसमें दो चीज़ें जो हैं, सौदा सिंह है एक कैरेक्टर, सिख है, वो उसकी बीवी है, वो उसके साथ जब उनके जो भी वो उनका प्यार करने का तरीका है वो बड़ा पंजाबी सा है, उसमें कोई शायरी नहीं होती। एक अंग्रेज़ साहब हैं विलियम, वो पहली दफ़ा गर्लफ्रेंड से मिलता है, तो मुझे ये लाइन बार बार याद आ रही थी, तो मैंने ढूंढ के निकाली है। तो हर तरह की चीज़ जो है राइटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इसको, ये जो एक मोहब्बत का, प्यार करने का, इंटीमेट, जो कमरे का दरवाज़ा बंद करके जो लोग काम करते हैं उसको कैसे बयान किया जाए कि जो है गरा ना गुजरे। तो ये मैंने पहली दफ़ा, मेरा ख्याल है ना सिर्फ उर्दू अदब में बल्कि दुनिया के अदब में पहली दफ़ा ये मैंने लाइन पढ़ी होगी। तब वो यूं बेहाल होकर उसके साथ घूम गई थी जैसे तोरी की बेल शीशम की टहनियों से लिपट जाए। तो मतलब तोरी खाते हुए आपने कभी आपके ज़हन में इस तरह का ख्याल नहीं आएगा कि उसको इस काम के लिए, तो इसमें इतनी शायरी क्यों है, और जब सौदा सिंह वही काम करता है उसमें इतनी शायरी क्यों? देखें, आपने अंग्रेज़, अक्सर मैंने अंग्रेज़ ख़वातीन देखी हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि वो पतली सी होती हैं, वो तोरी की तरह ही लिपटेंगी ना। और जो हमारी पंजाबी खातून होती है, आपको तो पता है कि उसका वज़न 5-10 मन हो जाता है, तो वो कैसे तोरी की तरह लिपटेगी? तो वो सौदा सिंह से जैसे लिपटेगी वो उसका, वो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहे? मेरा ख्याल है टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हाँ, लेकिन आप लोग प्लीज़, वो 250 सफ़े का है, आप बाहर जाएं, किताब खरीदें और उसको ढूंढें और अगर पैसे पूरे ना हो तो मैं कराची में रहता हूँ, ये तो चले जाएंगे, मैं आपको वापस कर दूँ बल्कि 11 गुना वापस कर देंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मज़ीद फिर भी आपके जहन में कोई सवाल रह जाए तो आप नातिक साहब के घर पहुँच जाइएगा, ये चाय लस्सी वगैरह भी आपको पिलाएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। शुक्रिया। ये किताबें यहाँ पे स्टॉल में ये भी मौजूद है, ये भी है तो और किताबें भी प्लीज। ये पेंगुइन इंडिया ने छापी है ये, और ये वो, तो उर्दू में ये ऑक्सफोर्ड की तमाम बुक किताबें है। आपको स्टॉल पे मिल जाएंगी। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने इतने सब्र और सुकून के साथ ये तमाम गुफ्तगू से। शुक्रिया।